तो वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल पाठशाला में स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग को शुरू करते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं क्या होती है। ठीक है गाइस, तो संयोजन अभिक्रियाएं को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, संश्लेषण अभिक्रियाएं बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि संयोजन अभिक्रियाएं होती क्या है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि ये जो संयोजन है इसी शब्द से हमें इस डेफिनेशन को पूरा याद कर लें। संयोजन का मतलब होता है संयोग, मतलब जोड़। ठीक है। चलिए हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वो है जिसमें दो या अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक हो, उसमें परस्पर संयोग करके क्या बनाएंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। ठीक है। और ये जो नया पदार्थ बनेगा, ये नया पदार्थ के गुण जो होगा मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रियाएं बोलेंगे। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो आप लोग को समझ में आएगा, हो गया होगा आई होप, कि ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें दो या दो से अधिक के पदार्थ या तत्व हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। और उसमें संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगी, एक नए पदार्थ का, एक से अधिक नहीं। ठीक है। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वो एक संयोजन अभिक्रिया है। अभी जो संयोजन अभिक्रिया है, अब इसको हम लोग अब एग्जाम के तहत समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका डायरेक्टली पूछा जाता है कि वहाँ पे आपका रिएक्शन दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि कौन सा अभिक्रिया है। ठीक है। तो आपको अगर डेफिनेशन याद है, तो कॉन्सेप्ट आपको याद है, तो आपको ये आसानी से बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, ये आपका है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन जो है और ऑक्सीजन है, ये है मेरा दो अलग अलग प्रकार के तत्व, और ये दोनों प्रकार के तत्व संयोग करके क्या बना, मेरा CO2 बना। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मेरा हो गया एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, इसके संयोग से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। दुख हो यहाँ पे दो या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर संयोग करके क्या बना सकता है, एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा, एक ही। ठीक है। तो चलिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, कि यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल देखो, कि ये वाला, इसमें क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और H2O जल। ठीक है। जब ये दोनों पदार्थ अभिक्रिया किया तो H2SO4 बना, क्या बना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना। यानी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ अभिक्रिया किया और एक नया पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है। इसमें एक ही पदार्थ बन रहा है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो पदार्थ हो या दो से अधिक पदार्थ हो सकता है। ठीक है। और अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बने वो एक ही पदार्थ बनेगा। तो ये मेरा संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगला क्या होता है। ठीक है। अगला मेरा पढ़ते हैं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अब वियोजन का मतलब ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि वियोजन मतलब होना है कि कोई चीज अलग हो जाना। ठीक है। ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो आइए इसको डेफिनेशन देखते हैं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वो अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, और जिनके गुण क्या होगा, मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी एक बड़ा अणु होगा और वो टूट जाएगा, टूटने के बाद दो या दो से अधिक, ठीक है, यहाँ पे सरल यौगिक बनाएगा, और जो यौगिक बनेगा सरल यौगिक, उनका गुण मूल जो यहाँ पे यौगिक होगा उससे बिल्कुल ही भिन्न होगा। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये मेरा एग्जाम्पल है, ये मेरा कौन सा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं वियोजन। डेफिनेशन क्या था, इसमें से कोई एक बड़े अणु टूटेगा, टूटने के बाद दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है। और जो सरल यौगिक होगा वो बिल्कुल मूल पदार्थ से भिन्न होगा। जैसे कि ये मेरा बना है, ये टूट गया है कैल्शियम कार्बोनेट, और मेरा बना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये मेरा है चूना पत्थर। ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो मेरा है ये कली चूना। ठीक है। और मेरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पे और समझते डीपली।
ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कली चूना भी कहा जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मेरा बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना हम लोग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कली चूना बोलते हैं। हम लोग क्या बोल सकते हैं उसे, कली चूना। चलिए आगे हम समझते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कली चूना का उपयोग किया जाता है सीमेंट के सीमेंट उपयोग के में इसका उपयोग किया जाता है, कली चूना का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, देखिए यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड है। ये जो पोटेशियम क्लोराइड है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया था उसमें क्या था, एक बड़ा अणु, तो यहाँ पे बड़ा अणु कैल्शियम पोटेशियम यहाँ पे क्लोराइड था, ये बड़ा अणु टूट गया। ठीक है, यहाँ पे टूटने का कारण बहुत सारे ऐसे हम लोग विशेषताएं पढ़े थे। ठीक है, तो ये टूटने के बाद मेरा यहाँ पे दो सरल यौगिक बना है, एक पोटेशियम क्लोराइड बना है और एक ऑक्सीजन बना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि ये एग्जाम्पल आप समझते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट। ठीक है, ये आपका फेरस सल्फेट 7H2 भी मेरा VBI है। ठीक है, VBI का बोलने का मतलब ये है कि मेरा फेरस सल्फेट होता है, ये फेरस सल्फेट जो होता है, याद रखना फेरस सल्फेट के साथ 7H2O यानी 7 गुना क्या होती है, जल की भाग होती है, इसमें मिला हुआ रहता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, क्या पूछा जाता है कि जो फेरस सल्फेट जो यहाँ पे दिया रहता है तो उसमें कितना अणु जल का रहता है, 7 अणु जल का इसमें रहता है फेरस सल्फेट के साथ। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है गाइज, चलिए तो ये फेरस सल्फेट जो है मेरा पी फेरस सल्फेट के बारे में पढ़ते हैं कि जो फेरस सल्फेट है। ठीक है, अब फेरस सल्फेट को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो रंग होता है, याद रखना फेरस सल्फेट का रंग हल्का हरा होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि हल्का ही क्या होता है इसमें, और किसके कारण हरा होता है, रवा जल, इसमें हल्का सा पानी होता है। रंग जो होता है ये हरे रंग का होता है, क्योंकि एक हल्के हरे रंग के इसमें होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी होने के कारण क्या होता है, ये हरा रंग होता है। ये आपको जान यहाँ पे आप लोग जानेंगे कि जो फेरस सल्फेट होता है इसका हल्का हरा रंग होता है। अब जैसे ही इसको हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि H2 है जो है वो वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ से H2 हट जाएगा। और यहाँ से जैसे ही H2 हट जाएगा तो उसका रंग जो हो जाएगा हल्का कैसे हो जाएगा, FeSO4 हल्का भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कि क्या बना है यहाँ पर, कि फेरस सल्फेट था, FeSO4 था। ठीक है, ये FeSO4 को गर्म किए तो FeSO4 और 7H2 बना, 7H2 बना। ठीक है, फिर FeSO4 को हम लोग यहाँ पे फिर से गर्म किए थे, Fe2O3 SO2 SO3। हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि कोई बड़े अणु के टूटने के बाद दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होगा तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इम्पोर्टेंट बात ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग एक वियोजन तभी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में हम लोग ये भी अब यहाँ पे देखें कि जो फेरस सल्फेट के बारे में देखें कि इसकी जो रंग होती है हल्का हरे रंग की होती है, और इसमें 7 अणु क्या होता है, जल की होती है। चलिए आई होप समझ में आ गया एग्जाम्पल। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे जितने सारी यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया होती है, ये वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जितनी सारी वियोजन अभिक्रिया होती है, याद रखना कि ये वियोजन अभिक्रिया जो होती है इसे हम लोग ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिना ऊष्मा के प्रभाव से ही ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये ऊष्मा के प्रभाव से ही क्या होती है, ये अभिक्रिया होती है। तो इस बात को भी आपको याद रखना कि वियोजन अभिक्रिया को ही ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं कि विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी, ये भी क्या है कि मेरा विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी, ये भी मेरा आपका वियोजन ही, ये मेरा क्या है, ये भी वियोजन अभिक्रिया ही है, ये भी वियोजन ही है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये भी मेरा वियोजन अभिक्रिया ही है। चलिए ठीक है, अब चलते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक विद्युत अपघटन, हम क्या बताए कि विद्युत अपघटन भी वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है,
तो आप देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड में जो विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की है तो इसमें क्या हो गया कि सोडियम क्लोराइड टूट करके सोडियम बना, और क्या बना, सोडियम बना और क्लोरीन बना। ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड हमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम बना और क्लोरीन बना। ठीक है, इसमें विद्युत धारा प्रभाव के कारण बना है। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया साथ में, वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन साथ में क्या है, ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी है। ये धारा प्रभाव करने के कारण ही ये टूटता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर हम लोग देखा जाए, इसी तरह से आगे देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कि और भी एग्जाम्पल है विद्युत अपघटन का। जैसे एग्जाम्पल है मेरा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये भी मेरा क्या है, ये भी विद्युत धारा प्रभाव करने से ही क्या होता है, इसमें वियोजन होता है और इस पर क्या होता है, एल्यूमिनियम बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, इसी तरह से अब जो वाटर होता है, ये वाटर, ये भी क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया ही है। बट इसमें क्या होता है, ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया भी है, क्योंकि विद्युत धारा प्रभाव के कारण ही क्या होता है कि ये वियोजित होता है और ये H2 बनता है और O2 बनता है। ठीक है, हमेशा और एक चीज आपको याद रखना होगा, जो मेरा क्या होगा, जो वियोजन होने के बाद जो मेरा धातु होगा वो कैथोड पर होगा। धातु मेरा किस पर होगा, जो मेरा धातु होगा वो मेरा कैथोड पर आएगा। ठीक है, कैथोड पर उमर हमेशा किस में आएगा, कैथोड में आएगा। और जो मेरा अधातु होगा वो उमर किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। ठीक है, अधातु जो होगा वो मेरा किस पर, एनोड पर, और जो धातु होगा वो मेरा कैथोड पर आएगा। ठीक है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना विद्युत अपघटन अभिक्रिया में। ठीक है, बट जैसे आप बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन भी तो अधातु है, लेकिन अधातु है, लेकिन ये जो होती है ये क्या होती है, इसमें धनात्मक होती है। इसमें हाइड्रोजन होती है जो प्रॉपर्टीज होती है, इस पर क्या आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में पढ़ेंगे, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की क्या है, इसका गुण क्या है। ठीक है, तो इतना याद रखना होगा, धातु में क्या होगा, कैथोड पर जाएगा और धातु एनोड पर जाएगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं, और एक इस क्रियाकलाप में हो सकता है कभी इस क्रियाकलाप भी पूछ सकता है। और ये जो क्रियाकलाप दिया गया है, H2O को यहाँ पे क्या करते हैं, H2O को वियोजित करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। जनरली कंपनी वगैरह वगैरह समय क्या होता है कि हाइड्रोजन और जल से कैसे बनाए जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये मेरा किस विधि द्वारा बनाया जा सकता है, विद्युत अपघटन। ठीक है, इस पर विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो इसे प्रभावित करने से क्या बनता है, H2 बनता है और ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, और इसी ऑक्सीजन का हम लोग सिलेंडर में ये करते हैं और इसका यूज़ करते हैं बहुत सारे, जैसे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ था। ठीक है, इसी तरह से कंपनी ऑक्सीजन बनाता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, चलिए जैसे इसका ये मेरा एक क्या था, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें जल का क्या किया गया, इसमें जल का अपघटन किया गया है, मतलब वियोजन। ठीक है, और एक चीज़ हमें याद रखना कि इसमें जो क्या होगा, इसमें जैसे हम लोग अभिक्रिया करेंगे H2O को, तो H2O से क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, और उस हाइड्रोजन बनने के साथ क्या बनेगा उसमें, और उसमें ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, और ये आपको याद है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, वो हाइड्रोजन गैस जो होती है, अगर उसके सामने कोई माचिस का तीली जलते हुए ले जाते हैं तो वो पॉप आवाज़ के साथ जलती है, जल उठती है और फिर बुझ जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस में ये गुण होते हैं, चूंकि ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन आपका कोई भी अगर उस पर कोई भी जलती हुई चीज़ को ले जाते हैं तो उसे और प्रज्वलित कर देता है। ठीक है, अगर जलती हुई चीज़ को ले जाएंगे तो वो और अधिक प्रज्वलित कर देगा। तो ये मेरा किसके कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसको उपयोग जनरली किया जाता है, विद्युत अपघटन का उपयोग जनरली किया जाता है हम लोग यहाँ पे, विद्युत अपघटन का उपयोग धातु ऑक्साइड या क्लोराइड से धातु निष्कर्षण में, हम लोग ये उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग को विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। विस्थापन अभिक्रियाएं, तो विस्थापन अभिक्रियाएं हम लोग दो प्रकार की होती है, कि एकल विस्थापन होती है और एक द्विविस्थापन होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन का मतलब ही आपको समझ रहा में आ रहा होगा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट उस जगह पर कोई दूसरा जगह आ जाना। चलिए इसको समझते हैं एज ए डेफिनेशन के रूप में कि विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन क्या होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो वो अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया हो कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया में क्या होगा, किसी यौगिक में उपस्थित कोई परमाणु या फिर परमाणु के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा क्या कर देगा, यहाँ पे विस्थापित कर देगा। तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रियाएं। इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के तहत इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये उसका एग्जाम्पल है।
अब इस एग्जाम्पल में देखिए कि ये मेरा आयरन है और ये मेरा कॉपर सल्फेट है। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया का फलस्वरूप यहाँ पे बना FeSO4 और Cu बना। ठीक है, तो Fe और CO इसमें क्या हुआ, आप लोग देखेंगे कि इसमें जो हुआ है, मेरा जो आयरन है, आयरन ने क्या कर दिया, आयरन ने जो कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, और ये आयरन सल्फेट के साथ मिल गया। ठीक है, आयरन क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित किया और बना, विस्थापित करने के बाद FeSO4 बना, प्लस कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, मतलब कॉपर यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर का विस्थापन हुआ। तो आपको यहाँ पे पता है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि बोलेगा कि इसमें विस्थापन किसका हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस रिएक्शन में कि और विस्थापन किसने किया है, तो यहाँ पे आयरन ने विस्थापन किया है किसको, कॉपर को, और कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापित हो गया। ठीक है, ये हम लोग धातु धातु वाला चैप्टर में भी पढ़ेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, विस्थापित होने का क्या कारण है कि कॉपर से ज्यादा Fe क्या क्रियाशील होने के कारण उसे क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन जो होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग जो होता है नीला होता है। ये भी बात आपको इम्पोर्टेंट बात है, याद रखना, VBI। ठीक है, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, ये भी बात को आपको क्या रखना है, याद रखना है कि अब कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता है, नीला होता है। CuSO4 का रंग क्या होता है, नीला। इसका रंग क्या होता है कि ये मेरा नीला होता है। चलिए, तो इसमें जैसे हम लोग को क्या करते हैं कि FeSO4 का जो रंग होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉपर सल्फेट का रंग मेरा होता है नीला। जैसे उसमें हम लोग उसमें Fe के साथ अभिक्रिया कराते हैं, बनता है FeSO4। फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो हल्का हरा होता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। तो ये मेरा क्या है कि ये मेरा ये एग्जाम्पल के तहत हो सकता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछेगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिए हैं कि कॉपर सल्फेट लिए और कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लोहे की कांटी पर लाल भूरे रंग की कॉपर की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर Fe को डालते हैं कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, CuSO4 के जलीय विलयन में लोहा को डालते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल और बहुत सारा है, जैसे कॉपर और AgNO3। जैसे यहाँ पे अभिक्रिया किया तो कॉपर ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया और कॉपर नाइट्रेट बना, और क्या बना, यहाँ पर क्या बन गया, और सिल्वर बन गया। ठीक है, सिल्वर नाइट यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कौन किसको विस्थापित किया, कॉपर ने विस्थापित किया, यहाँ पे कॉपर ने विस्थापित किया सिल्वर को, और यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिखाया गया है। ठीक है, ई प्रणाली, इसमें क्या किया है कि इसमें मेरा ये कॉपर द्वारा क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से उसके कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर द्वारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और कॉपर नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, चलिए उसमें इसी तरह से एग्जाम्पल मेरा क्या है कि जिंक और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे मेरा जिंक क्या करते हैं, जिंक मेरा कॉपर सल्फेट में के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाता है। और जिंक सल्फेट जो होता है हल्के लाल रंग के कॉपर परत से जम जाते हैं, रंगहीन जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो होती है मेरा क्या होता है, जिंक सल्फेट मेरा रंगहीन होती है। ठीक है, जिंक सल्फेट क्या होता है मेरा, रंगहीन होता है, जिसका कलर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या है। चलिए यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा सोडियम ब्रोमाइड है, इसमें से क्या हुआ कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे क्या हुआ ना, सोडियम को विस्थापित कर दिया, सॉरी ब्रोमीन को विस्थापित कर दिया और सोडियम क्लोराइड बना और ब्रोमीन बना। याद रखना, जो ब्रोमीन का रंग होता है वो मेरा भूरा होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखना है हमें, छोटा छोटा जिसको हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते इसी तरह से देखिए पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड जो है ना, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड जो यहाँ पे है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया तो पोटेशियम क्लोराइड बना और आयोडीन बना। याद रखना कि आयोडीन का रंग जो होता है उसमें क्या होता है, उसका रंग बैंगनी होता है। याद रखना इस बात को भी यहाँ पे। ठीक है, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी यहाँ पे जो यानी इसने यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा क्रियाशील कौन सा हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा क्रियाशील अगर देखा जाए
तो यहाँ पर क्या हुआ कि आयोडीन को हटा दिया, किसने हटा, कौन हटाया, क्लोरीन। तो क्लोरीन ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रियाशील था। इसी तरह से और भी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जिंक को जो यानी जिंक धातु है, इसको जो अम्ल में डाले, तो अम्ल में डाले तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बात हमें याद रखना है कि और एक बात हमें यहाँ पे रखना है कि और बहुत सारे ऐसे धातु मतलब अम्ल है जिसमें क्या होता है कि जो धातुएं होती है उसके साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। जैसे एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि जैसे मेरा यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल था, वो सल्फ्यूरिक अम्ल का अतिरिक्त भी कुछ धातु है। ठीक है ना, कुछ धातु नहीं, कुछ अम्ल है जो जिंक द्वारा क्या करता था, उससे हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तो उनमें से क्या क्या है, तो देख सकते हैं कि मेरा ये फास्फोरिक अम्ल है, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये मेरा एसिटिक अम्ल है। ठीक है, ये भी क्या मेरा अम्ल है और इस अम्ल के साथ भी जिंक धातु अभिक्रिया करके क्या करता है कि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दिखाया गया है। ठीक है, तीनों से अभिक्रिया करती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाती है, अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस इन हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। ठीक है, जैसे जिंक था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और जिंक क्लोराइड बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जिंक को हम लोग जब फास्फोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा है तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और यहाँ पे जिंक फॉस्फेट बन गया। ठीक है, और भी देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ये एसिडिक एसिड के साथ मेरा हुआ था कि एसिडिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराया जिंक को, तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन को विस्थापित किया और जिंक एसीटेट बन गया। ठीक है, ये मेरा था विस्थापन अभिक्रिया। अब मेरा विस्थापन के बाद मेरा उभय विस्थापन, मतलब उभय मतलब होता है द्विविस्थापन। उभय को क्या बोलते हैं, उभय विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन बोलते हैं, याद रखना। उभय को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, द्वि। ठीक है, वही को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। इंग्लिश शब्द जो होता है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि वह विस्थापन या द्विविस्थापन में इसमें दो यौगिक होगा और इसमें अपने आयनों का विनिमय करेगा, मतलब एक्सचेंज करेगा, अपने आयनों का एक्सचेंज करेगा और आयनों का एक्सचेंज या फिर आदान प्रदान करेगा और एक नई यौगिक का निर्माण करेगा, सॉरी दो नए यौगिक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा या फिर क्या होगा कि आदान प्रदान होगा या फिर उसमें आयनों का एक्सचेंज होगा। ठीक है, दो यौगिक में क्या होगा, आयनों का विनिमय होगा मतलब एक्सचेंज होगा या फिर उनका आदान प्रदान होगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, तो बस डेफिनेशन याद रखना है कि द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है या फिर आयनों का एक्सचेंज होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है और क्या मेरा क्या होता है कि एक्सचेंज होता है। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, कि मेरा ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में देखिए दिया गया एक्स वाई प्लस ए बी दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस ए बी और ये मिलकर क्या बना है, एक्स बी प्लस ए वाई बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बना है कि एक्स वाई प्लस ए बी जो है, ठीक है, एक्स वाई और यहाँ में मेरा जो ए बी है बना क्या है, मेरा एक्स के साथ बी आ गया। ठीक है, और मेरा ए के साथ वाई आ गया। हमेशा और एक चीज़ हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो यौगिक बना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है, ये मेरा एक्स है। ठीक है, ये प्लस में है और वाई मेरा माइनस में है। इसी तरह से जो मेरा ए है प्लस में है और बी मेरा माइनस में है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि प्लस माइनस के साथ क्या होगा, यौगिक बनाता है। यानी धन कोई भी धातु अधातु के साथ ही मिलकर एक यौगिक बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स जो है प्लस में है और वाई जो माइनस में है। ठीक है, इधर पे ये ए क्या है, प्लस में है और बी मेरा माइनस में है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे इन दोनों के बीच आयन का आदान प्रदान होगा तो ये एक्स जाएगा किसके साथ, एक्स प्लस में है तो ये माइनस के साथ बी के साथ जाएगा। वाई मेरा यहाँ पर माइनस में है और उधर ए मेरा क्या है, प्लस में है, तो ये जो माइनस है प्लस के साथ चला गया। तो मेरा क्या बन गया, ये मेरा आयन का आदान प्रदान हुआ और मेरा क्या बन गया यहाँ पर, द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए हम लोग इसको आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को आप समझिए। इसमें मेरे क्या है, इसमें मेरा दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड, ये NaCl। आप समझिए यहाँ पे नीचे वाला समझिए, यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स में दिया हुआ है। इसमें क्या है देखो, सोडियम जो है प्लस है और क्लोरीन मेरा क्या है, माइनस है। इसी तरह सिल्वर क्या है मेरा, जी प्लस में, NO3 माइनस में। अब हम क्या बताए कि प्लस जाएगा माइनस के साथ,
तो यहाँ पे जो सोडियम है वो किसके साथ जाएगा, ये सोडियम जो होगी ये प्लस है तो ये जाएगा, ठीक है, सोडियम प्लस है तो ये चल जाएगा NO3 के साथ, तो NaNO3 बन गया, क्या बन गया, NaNO3 बन गया, ठीक है। अब इसी तरह से जो मेरा क्या है क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस में है तो ये चल जाएगा सिल्वर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्लस जाएगा माइनस के साथ, ठीक है, और माइनस प्लस के साथ, तो ये चल जाएगा क्लोरीन सिल्वर के साथ बन गया सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखो सिल्वर क्लोराइड में नीचे एरो लगाया हुआ है, ठीक है। अब नीचे एरो लगाने का मतलब क्या है, नीचे एरो लगाने का मतलब है कि नीचे अगर एरो लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे ये अवच्छेदन बन रहा है, ठीक है। बोल सकते हैं द्विविष्टव अभिक्रिया मेरा क्या है, अवच्छेदन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसे, याद रखना है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विविष्टव अभिक्रिया क्या होता है, द्विविष्टव अभिक्रिया ये मेरा अवच्छेद, यहाँ पे क्या बन रहा है, अवच्छेद बन रहा है, ठीक है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बन रहा है, अवच्छेद बन रहा है। चलिए इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल को आप देखते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, ये मेरा क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो जो बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया तो बेरियम प्लस में है, ठीक है, और मेरा क्लोरीन माइनस में है, तो ये क्या होगा, बेरियम प्लस है तो ये माइनस के साथ जाएगा, ये माइनस सल्फेट माइनस में है, और क्लोरीन प्लस क्लोरीन माइनस में है, सोडियम प्लस में है, तो ये मेरा इसके साथ जाएगा, तो मेरा क्या होना, बेरियम बेरियम गया सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट, ठीक है। और ये मेरा क्लोरीन माइनस में था सोडियम प्लस में था तो मेरा सोडियम क्लोराइड। अब बेरियम सल्फेट में त्रिचिह्न नीचे यानी अवच्छेद बन गया, आप बोल सकते हैं द्विविष्टव अभिक्रिया एक अवच्छेद अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इस बात को हमें समझना है, और क्वेश्चन पूछा भी किया है आप, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब आज का वीडियो यहीं तक करते हैं, फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका और एग्जाम्पल और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए।